हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो साल दर साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित है। तो अगर हम पहले एक प्रश्न को देखें तो यहाँ पर लिखा है द टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इन डबल फर्टिलाइजेशन इज नेम्ड। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। ये क्वेश्चन जो है 11, 13, 15, 17 और 18 5 सालों तक आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर करने वाले हैं, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वह है डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन। तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्या होता है? तो सिंपली डबल का मतलब है 2। जब निषेचन जो है 2 बार होगा, फर्टिलाइजेशन जो है 2 बार होगा, इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन होता है सिंपली मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, इसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह 2 बार कब होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स में होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन ये केवल एंजियोस्पर्म्स, जिसे हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं, केवल इन पौधों में ही देखने को मिलता है, केवल आवृत बीजी पौधों में। अब आवृत बीजी पौधे वे पौधे हैं जिसमें बीज जो है यह चारों ओर से फल भित्ति से या फल आवरण से ढका होता है, अर्थात बीज के चारों ओर फल होता है, इन्हें हम आवृत बीजी कहते हैं। उदाहरण के लिए आम, नीम, पीपल, बरगद, बबूल, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन पौधों में पुष्प होता है, जिन पौधों में फूल उत्पन्न होते हैं, उन सभी प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन ये केवल आवृत बीजी में ही होता है और किसी भी पौधे में ये देखने को नहीं मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन सिंपली 2 बार हो तो इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब 2 बार कैसे होगा? तो इसके लिए हमें प्लांट के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर देखना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो सिंपली ये पॉलन ग्रेन है, परागकण है, और इस परागकण के अंदर यहाँ पर हमें 2 नर युग्मक जो क्रियात्मक रूप से सक्रिय होते हैं देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों जो हैं कहलाएंगे नर युग्मक, या इसे हम बोलेंगे मेल गैमीट। और इस पूरी संरचना को हम बोलेंगे, ये पूरी संरचना क्या है? परागकण, पॉलन ग्रेन। इसे ही हम, परागकण को ही हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो इस नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के अंदर कितने नर युग्मक हैं? 2 नर युग्मक हैं। अब अगर हम मादा भाग का चित्र देखें तो यहाँ पर मादा भाग में यह पुष्प का मादा भाग हुआ। इस मादा भाग में यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर इस भाग को हम बोलते हैं स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र। तो ये हुआ वर्तिकाग्र। इसके बाद नीचे का जो लंबा डंडी नुमा भाग दिखाई दे रहा है, यह इसे हम बोलते हैं स्टाइल अर्थात वर्तिका। और सबसे नीचे की ओर ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। तो इस अंडाशय के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम बीजांड या ओव्यूल बोलते हैं। और इसी बीजांड के अंदर एक और संरचना देखने को मिलती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। यह संरचना भ्रूण कोश या फिर एम्ब्रियो सैक कहलाती है। इसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश का अगर हम आगे चित्र देखें तो इस भ्रूण कोश में कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं, और बीच में यहाँ पर
दो केंद्रक होते हैं जो कि एक कोशिका के अंदर बंद होते हैं। तो ये एक अलग से कोशिका हो गई और इस कोशिका के अंदर ये दो केंद्रक बंद हैं। साथ ही साथ जो बाहर की 6 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का केंद्रक भी यहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक आपस में मिलकर के बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक। तो ये बनेगा द्वितीयक केंद्रक और यहाँ पर ये जो कोशिका है इसे हम बोलेंगे अंड कोशिका या एग सेल। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन में भाग लेने वाली जो दो संरचनाएं हैं, एक तो ये अंड कोशिका और दूसरा द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पर नर युग्मक हम लोगों ने देखे थे, दो थे। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा, यहाँ पर ये क्या है, अंड कोशिका। इस क्रिया को ही हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। यह वास्तविक निषेचन है और इसके पश्चात जो संरचना बनेगी, इस संरचना को हम जाइगोट अर्थात युग्मनज कहते हैं। तो ये तो हुआ पहली बार निषेचन। ऐसे ही दूसरा निषेचन यह द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के बीच होगा। तो यहां से जो संरचना बनेगी, इस संरचना को हम बोलेंगे भ्रूणपोष या फिर एंडोस्पर्म। तो ये हुआ एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे हम लोगों ने शब्द डिस्कस किया है भ्रूणकोष, और इस भ्रूणकोष के अंदर ही दो बार निषेचन होने वाला है। तो द्वितीयक केंद्रक से जो संरचना बनेगी, उस संरचना को हम लोग भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया के लिए जो शब्द है वह है ट्रिपल फ्यूजन, या ट्रिपल फ्यूजन को ही हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे त्रिक संलयन, या इसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा निषेचन दो बार हो रहा है। पहली बार निषेचन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी बोलेंगे, जो कि नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच में होगा। दूसरी बार जो निषेचन होगा उसे हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जो दूसरे नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के मध्य होगा। अब यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा, ये युग्मनज कैसा होता है? ये होता है द्विगुणित अर्थात 2n, जबकि जो भ्रूणपोष बनता है ये होता है त्रिगुणित अर्थात 3n। तो ये 2n और ये 3n क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों nn है, जबकि त्रिक संलयन में नर युग्मक तो n है, लेकिन द्वितीय केंद्रक क्योंकि दो केंद्रकों के मिलने से बना था, इसलिए ये 2n होगा। तो n + 2n ये मिलकर के हो जाएगा 3n। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना द्वितीयक निषेचन में त्रिगुणित होती है? तो यह भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होता है 3n, जबकि जाइगोट या युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है 2n। अब जाइगोट से आगे क्या बनने वाला है? इस जाइगोट या युग्मनज से आगे जो है भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, इसका निर्माण होगा, तथा इस भ्रूणपोष का कार्य जो है इस बढ़ते हुए भ्रूण या एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये जो है इस भ्रूणपोष का कार्य है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। कैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे? तो यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सिनगैमी क्या है, एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी क्या है, निषेचन क्या है, बीज का निर्माण कैसे होगा, फल का निर्माण कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। पुनः अगर क्वेश्चन को देखें, द टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इन डबल फर्टिलाइजेशन इज नेम्ड, मीन्स द्विनिषेचन की प्रक्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिक संलयन के पश्चात जो संरचना बनती है इसे हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प एंडोस्पर्म, यह सही है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। दूसरा विकल्प रेडिकल, यह गलत है। रेडिकल जो है इसे हम मूलांकुर कहते हैं और मूलांकुर बीज के अंकुरण के बाद बनता है। बीज के अंकुरण के बाद बनने वाली जो पहली संरचना होती है उसे ही हम
मूलांकुर कहते हैं। तीसरा एम्ब्रियो या भ्रूण, यह भी गलत है। तो एम्ब्रियो या भ्रूण जो है यह जाइगोट या युग्मनज से बनता है। और चौथा नन ऑफ दीज, तो विकल्प ए पहले ही सही है, अतः यह भी गलत होगा। सो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ए, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। दूसरा प्रश्न, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द pollen tube formed from the pollen grain usually enters in the ovule through। सो हमें बताना है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली जो पराग नलिका है वह सामान्यतया किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो इसमें हमें बीजांड का चित्र देखना होगा। अब बीजांड या ओव्यूल यह अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। ये संरचना जो है यह बीजांड है और इसका प्रमुख भाग जो है यह ऊपरी फूला हुआ भाग है जिसे हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। और इस बीजांड या ओव्यूल के अंदर पुनः एक संरचना होती है। इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूण कोष। इसको हम भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसी भ्रूण कोष के अंदर यहाँ पर मादा युग्मक होता है। ये हो गया मादा युग्मक जिसे हम एग सेल भी कहते हैं, अंड कोशिका भी कहते हैं। तो निषेचन के दौरान जो घटना होने वाली है, अगर हम उसको पुनः यहाँ पर देखें कि ये पुष्प का मादा भाग है और इसमें सबसे ऊपरी भाग ये वर्तिकाग्र जिसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, उसके बाद ये स्टाइल जिसको हम वर्तिका बोलेंगे और नीचे ये फूला हुआ भाग ओवरी जिसको हम अंडाशय बोलेंगे। इसी अंडाशय के अंदर यहाँ पर बीजांड होता है। तो ये बीजांड का चित्र यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देखा है। अब परागकण या पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर और जब अंकुरित होगा तो ये पराग नलिका बनेगी, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब सामान्यतया अंडाशय के अंदर बीजांड में जब प्रवेश करती है तो इस खाली स्थान से प्रवेश करती है और इस खाली स्थान को यहाँ पर दिखाया गया है। इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार। तो सामान्यतया जो पराग नलिका है वह बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया को हम पोरोगैमी कहते हैं अर्थात बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो अगर हम विकल्पों को देखें, पहला विकल्प इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण, यह गलत है। अध्यावरण क्या है? तो अध्यावरण बीजांड में बाहर की ओर पाए जाने वाले ये आवरण हैं। ये जो आवरण दिखाई दे रहे हैं, इन आवरणों को हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं और ये बीजांड की सुरक्षा के लिए है। बाद में यही आवरण जो है बीज आवरण में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा न्यूसेलस, तो न्यूसेलस या बीजांड काय, यह भी गलत है। न्यूसेलस क्या है? तो बीजांड के अंदर यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी चारों ओर, इन कोशिकाओं को ही हम न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। याद रखना है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है अर्थात बीजांड काय। तीसरा चलाजा, तो यह भी गलत है। चलाजा या निभाग, तो बीजांड द्वार का विपरीत हिस्सा जो होता है उसे हम चलाजा या निभाग कहते हैं। यह हिस्सा जो है, यह हिस्सा, इसे ही हम चलाजा या निभाग कहेंगे। तो यह भी गलत है। और चौथा माइक्रोपाइल या अंड द्वार जिसे हम बीजांड द्वार भी कहते हैं, यह सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी माइक्रोपाइल या अंड द्वार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड कोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म फ्रॉम। सो हमें बताना है कि एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजियों में निषेचन के उपरांत बीज कवच बनता है, तो यह किस संरचना से बनता है? तो यहाँ पर पुनः जो है हमें एक बार बीजांड का चित्र देखना होगा। ये बीजांड या ओव्यूल का चित्र हुआ और इस चित्र में ये पूरा जो संरचना है उसको हम बीजांड कहेंगे। मेनली जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा है इसे ही हम बीजांड या ओव्यूल कहेंगे। अब इस बीजांड या ओव्यूल में बाकी जो नामांकन है वो हम लोगों ने इस चित्र में सारा कुछ देख लिया है कि इंटेग्यूमेंट कौन सा है, न्यूसेलस या बीजांड काय कौन सा है, चलाजा कौन सा है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है इस चित्र में डिस्कस कर ली थी। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि
निषेचन के उपरांत बीज का जो कवच है वो किस संरचना से बनता है? तो यहाँ पे भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक जो इस बीजांड के अंदर यहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सीधे बीज कवच का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे कुछ और नामांकन हमें देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे बाहरी और भीतरी दो अध्यावरण हैं। अध्यावरण या इसे ही हम इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। इस इंटेग्यूमेंट में जो बाहरी आवरण है या जो बाहरी अध्यावरण है, यही बाहरी अध्यावरण वास्तव में बीज आवरण में परिवर्तित होता है। यही सीड कोट या बीज आवरण में या बीज कवच में परिवर्तित होता है। तो अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक, यह गलत है। पिछले चित्र में हम लोगों ने देखा था द्वितीयक केंद्रक कहाँ पर होता है, तो इस भ्रूण कोश के केंद्र में दो केंद्रक होते हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। दूसरा इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण, तो यह सही है। तीसरा विकल्प ओवेरियन वॉल या अंडाशय भित्ति से, तो यह भी गलत है। अंडाशय भित्ति जो है यह फल भित्ति में परिवर्तित होती है, ना कि बीज कवच में। और चौथा एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश, तो यह भी गलत है। भ्रूण कोश ये एक संरचना है जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, इसे हम एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये जो है बीज के अंदर बंद रहती है और इसी भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं तथा भ्रूण कोश जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, दोनों बंद रहते हैं। तो ये संरचनाएं एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी इंटेग्यूमेंट्स अर्थात अध्यावरण है। अगला प्रश्न देखें, द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स इन द पॉलन ट्यूब इज। सो हमें बताना है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि नर युग्मक जो पराग कण के अंदर होते हैं, ये पराग कण का चित्र था, नर युग्मकोद्भिद या पराग कण जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक निषेचन के समय अंड कोशिका से मिलेगा, जबकि दूसरा जो है वह द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा? 2। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला 1 यह गलत होगा, दूसरा 2 यह सही है, तीसरा 3 यह भी गलत है और चौथा 8 यह भी गलत है। अतः इसका सही उत्तर जो है वह होगा 2। अगला प्रश्न अगर हम देखें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट टर्न्स इनटू अ फ्रूट। सो हमें बताना है कि निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना जो है वह फल में परिवर्तित होती है। यह भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होता है और जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित होता है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको आपको याद रखना है। ये 2013, 14, 15, 17, 18 इन 5 सालों में पूछा गया है। तो फिर से एक बार अगर हम चित्र देखें तो ये मादा जनन अंग का चित्र है जिसमें सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा, इसके नाम जो है अब आप लोगों को याद रखने हैं हिंदी में। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र। ये दूसरा भाग स्टाइल जिसे हम वर्तिका बोलते हैं और तीसरा भाग ये फूला हुआ जिसे ओवरी या हम अंडाशय बोलेंगे। तो ये ओवरी जो है निषेचन के पश्चात यहाँ पर ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद। तो यहाँ पर जो ओवरी है ये सीधे कन्वर्ट होने वाला है किसमें? फ्रूट में, फल में परिवर्तित होने वाला है। इस ओवरी के अंदर जो बीजांड है ओव्यूल, यह परिवर्तित होगा बीज में। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फल का निर्माण जो है किससे होता है। तो पहला विकल्प अगर हम देखें सेपल, तो यह गलत है। सेपल क्या है? यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। यह फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो बाह्य दल यह गलत होगा। दूसरा स्टेमेन, यह भी गलत है। स्टेमेन या पुंकेसर यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और डिटैच हो जाएगा। मतलब जब फूल फल में परिवर्तित होगा तो ये सूख करके गिर जाएगा। तीसरा अंडाशय ओवरी,
यह सही है। तो अंडाशय ही वह संरचना है जो फल में परिवर्तित होता है। और चौथा ओव्यूल, तो यह भी गलत है। ओव्यूल अभी हम लोगों ने देखा कि ओव्यूल जो है ये परिवर्तित होगा सीड में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प सी है, ओवरी अर्थात अंडाशय। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, ये 5 क्वेश्चन ना होकर के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बराबर हैं। सो इस वीडियो को एंजॉय करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो जरूर इसे लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।